रेडियो एक्टिव पावर भी अगर होगा तो वहां भी लोगों को बचने का न के बराबर है। दूसरी चीज, अगर कोई ज्वालामुखी टाइप का भूकंप भी आए या ज्वालामुखी विस्फोट वगैरह कुछ वैसा होता है तो भी बचने का नामुमकिन है। तो ये जाता है कि उस समय के लोग, सिंधु घाटी सभ्यता वाला लोग नहीं बचा था। लेकिन अब यहाँ पर एक लॉजिक आ जाता है कि मेसोपोटामिया हाँ और फारस के लोग तो था, मेसोपोटामिया हाँ फारस वाला था ना जी। मान लिया जाए हाँ सिंधु घाटी सभ्यता में आज प्रमाण, या मान लिया जाए एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए आज का कोई करंट शहर ले लीजिए, गया। गया में आपका परमाणु बम विस्फोट हुआ, तो गया में विस्फोट हुआ था, जम्मू कश्मीर वाला तो बच रहा है। हाँ, गया वही के हमें लोग लगता जम्मू कश्मीर से भी तो, गया का आदमी जो है जम्मू कश्मीर से भी व्यापार कर रहा था। जैसे कि उस समय देखा जाए तो सिंधु सभ्यता वाला लोग मेसोपोटामिया से भी, फारस के खाड़ी से भी, मिस्र से भी, है। आपका अफगानिस्तान से भी आपका व्यापार करता था। तो यहाँ वाला कल्चर वहां भी जाता है। अब तीसरा हाँ रीजन और देखिए, सिंधु सभ्यता जो पढ़ते हैं हम लोग, वो एक बड़ा नगर, जो बसा हुआ नगर शहर है उसके लिए पढ़ते हैं। अभी तो बड़ा महानगर न है ये पैटर्न, ये बड़ा महानगर होने के कारण इसको जान रहे हैं। लेकिन ऐसा ऐसा छोटा छोटा और भी एरिया होगा, हाँ हाँ, तो है उस ही सब बात। छोटा छोटा जो एरिया है वो सब बचा होगा। इस सिंधु सभ्यता का तीसरा कारण देखिए, आप इसको कहाँ देखते हैं, भारत के उत्तर पश्चिमी एरिया में, भारत का उत्तर पश्चिमी एरिया में देख रहे हैं। लेकिन भारत के दक्षिणी एरिया में भी तो कुछ सिविलाइजेशन आ रहा होगा, भारत के तो पूर्वी मनोरंजन एरिया में भी तो बस। की जैसे कि वही फिर वैदिक में वही आदमी थे कि हाँ, उसमें से कुछ हो सकता है, कुछ लोग सीखा होगा, हाँ हु बहु मतलब 100% वही नहीं होगा, उससे नॉलेज हम्म, ग्रहण किया हुआ व्यक्ति होगा। हाँ हाँ। ये था उस समय। और कोई, नहीं, और कोई तो सवाल ऐसा नहीं है। और ये लॉजिक हम अपने सोच के आधार पर से दे रहे हैं, कहीं किताब में ये लॉजिक, हाँ, जो हाँ, दसराय किताब के हिसाब से नहीं, ये अपना दसराह की युद्ध, तो 10 जन इसमें और जो सुदामा के भाग, बीच में। हाँ, तो ये सब भाग लिया था दोनों पक्ष में, तो भारतीय का था कि अलग अलग भी कोई सभ्यता था। नहीं, ये दोनों भारतीय सभ्यता थी। हाँ हाँ, दोनों भारतीय सभ्यता था दसराह की युद्ध। अच्छा, और यहीं से तो दसराज। सीखा कि भाई इन सिंधु सभ्यता में जो ये दसराह के युद्ध का वर्णन मिलता है, इससे ही तो लोग सीखा कि भाई हमारे ऊपर आक्रमण हो सकता है, पूरा कबीला हमारा नष्ट हो सकता है या विलीन हो सकता है। तब ना आगे जाकर के वैदिक काल में छोटा छोटा शहर समूह बना कि भैया एक जगह रहो, इकट्ठित रहो, कोई हमला करेगा तो लड़ेंगे। काहे कि सिंधु सभ्यता से पहले देखा जाता कोई वैसा साम्राज्य मिलता नहीं है, सिंधु सभ्यता में ही कुछ छोटा छोटा साम्राज्य मिलता है, जो कि दसराह की युद्ध का फिर वर्णन मिलता है। और उसी के बाद वैदिक काल में देखेगा तो आपको जनपद मिलता है, जो कि छोटा समूह को मिला के बड़ा किया गया कि कोई दूसरा कोई आक्रमण ना करे। तो इसको हम कह सकते हैं कि भाई दसराह की युद्ध से ही लोगों ने सीखा कि हमको एक बड़ा समूह में रहना चाहिए, बड़ा समूह में रहने से फायदा मिलता है। अब हम लोग यहाँ पर तो देख लिए थे, जन देख लिए थे, और जन के ही जब जन बना था तो उसी समय आपका राजा भी निर्मित हुआ, किंग जिसको कहते हैं। और छोटा छोटा जो एरिया था उसको विष कहा जाता था। अगर देखा जाए तो सिंधु सभ्यता से भी वगैरह मिलता है, कोई बस्ती तो उसको कहा जाता था विष। विष के बाद विष ही जो है छोटा छोटा जो घुमंतू भोटिया टाइप, वही आपको मिल करके बन गया जा करके। विष के बाद आपको बना ये क्या उसको बोलते हैं, जन। पहले तो बना विष और विष के बाद बन गया जन, और जन का ही जो
किंग होता था, राजा होता था, उसको कहा जाता था राजन। और जन के बाद हो गया जनपद, और जब जन बना उसी समय आपको चारों वेद का भी रचना हुआ। और चारों वेद फिर अगर देखा जाए तो आपको उत्तर वैदिक काल में आ गया महाजनपद काल, जो कि 16 महाजनपद। और 16 महाजनपद, एक चीज अगर देखें आगे तो शासक कैसे बना, प्रश्न ये उठता है कि पहले जो राजा था वो कोई शासक नहीं होता था। पूर्व वैदिक काल में राजा का मतलब शासन करना नहीं होता था। आज के डेट में भी हम लोग जानते हैं कि राजा अगर कोई है तो वो शासन करेगा, लेकिन राजा का मतलब शासन करना नहीं होता था। शासन कैसे बना, शासक। अगर कोई राजा कह रहा है तो उसको हम लोग सीधा समझते हैं राजा का मतलब शासक, लेकिन राजा का मतलब शासक नहीं होता था उस समय। अब राजा का मतलब शासक नहीं होता था तो राजा शासक बना कैसे? उस समय राजा का मतलब क्या होता था? राजा का मतलब होता था महोदय सुरक्षा प्रदान करने वाला व्यक्ति। वो शासन करना नहीं होता था लॉजिक उनका। हीरो टाइप का, नायक टाइप का है। हाँ, नायक टाइप का कह सकते हैं, एकदम जस्ट देवल के तरह मैंने कि भैया लोगों को हम हैं सुरक्षा एगो। प्रदान करने बचाना। हाँ, लेकिन हाँ शासक कैसे ही बन गया फिर? वही तो क्वेश्चन लॉजिक। हाँ, ये सही प्रश्न वही तो पूछ रहे हैं ना कि भाई आखिर शासक बना तो कैसे बना ये? हाँ, आखिर शासक जो बना ये कैसे बना? चलिए ना लिया है। कहाँ देने यार, देवाला है तो लॉजिक नहीं समझ में आया शासक बनने का? बताइए ना। हाँ तो देखिए, शासक बनने का पहले चीज जो है, ये सबसे पहले यहाँ पर भी देख लें तो ये राजा जो है पहले जन के द्वारा चुना जाता था। जन के द्वारा चुना जाता था राजा। राजा चुना जाता था, उसके बाद ये 3000 साल पहले की बात, मतलब पूर्व वैदिक काल में। पूर्व वैदिक काल के बाद धीरे धीरे जब बढ़ा तो राजा का पावर बढ़ना शुरू हुआ। अब पावर बढ़ा कैसे? तो पावर बढ़ने के पीछे लॉजिक ये है कि लोग विकास हुआ, लोगों का विकास हुआ में आप देखिएगा उत्तर वैदिक काल में तांबा, धातु, धातुई लौह कर्म के बारे में जानकारी मिलता है। लौह कर्म, धातु विज्ञान जिसको कहते हैं। तो लौह कर्म के जब जानकारी हो रही है लोगों को, तो यहाँ से विकास होना शुरू होता। लौह कर्म का जानकारी मिला तो हल बन गया। अब हल बन गया तो जो है, और ये हल का कॉम्बिनेशन ये है कि जिसके पास लौह कर्म करने का ज्ञान है ये खेती कर रहा है, और खेती जब कर रहा है तो उसके पास उपज बढ़ रहा है। अब उस उपज को सुरक्षा प्रदान करने के लिए लोग हर एक छोटा छोटा जो विष था, जन था, वो अपने यहाँ राजा का सिलेक्शन करना शुरू किया। और इस हल बनने के क्रम में आपको और भी औजार का भी निर्माण हो रहा होगा। अब यहाँ पर लोग हल सीधा बना होगा तो कुदाल भी बना होगा। एकदम, आप खुरपी मत बनवा दीजिए। तो यहाँ पर जब औजार वगैरह बनना शुरू हुआ तो औजार बना, हल बना, खेती का दायरा धीरे धीरे बढ़ना शुरू हुआ। तो जो दूसरा बीज था, दो गो बीज को मान लीजिए तुलना करें तो एक बीज जो है दूसरे बीज वाला एरिया में भी खेती करना चाहेगा कि भाई हमारा खेती का दायरा बढ़े तो हमारे पास फसल उत्पादन बढ़ जाएगा। तो ये यही कॉम्बिनेशन है कि फसल उत्पादन बढ़ जाएगा तो इसके लिए लड़ेगा कौन? राजा। लड़ने का काम तो राजा ही करेगा। तो यहाँ पर दूसरा खेत, दूसरे के जमीन पर कब्जा करना, दूसरे के पशुओं पर कब्जा करने का जो काम करता था वो राजा करता था। वो राजा जो करता था वो विष के लिए करता था, अपने लिए नहीं।
बीस या जन जो होता था, जन के लिए दूसरे के जानवर पर कब्जा कर लेना, दूसरे के खेती पर कब्जा करके पूरा जन को ला करके दे देना। तो यहाँ पर राजा जो है धीरे धीरे कब्जा करते करते 2-4 गांव को कब्जा किया। कब्जा करने के बाद यहाँ पर हुआ कि भैया हमारा पास तो सबसे ज्यादा है खेती बाड़ी। जो राजा कुछ होगा ओकरे में से वो दंड टाइप के कि कब्जा करके अपने पास जमीन जायदाद सब रख लिया। तो कहा हमारा पास तो सबसे ज्यादा है, अब हमको कुछ, या फिर मान लिया जाए कुछ राजा ऐसा भी होगा जो कि कब्जा करने का काम ही दिन रात करता होगा, तो खेती तो करेगा नहीं, तो उसको तो भाई खाने पीने के लिए राशन, उसका परिवार चलाने के लिए चाहिए कुछ। तो जन वाला जो आदमी था वो थोड़ा बहुत अनाज वगैरह कुछ देता होगा उसको कि भाई चलो तुम जाकर के हमारे बदले में कब्जा किया जानवर पर, तो हम तुमको 5 केजी अनाज दे देंगे। जैसे हमारे गांव में भी आजकल के कुछ साल पहले तक देखा जाए तो प्रचलन में था कि कुछ कास्ट लोग को दिया जाता था कि भाई अनाज ही दिया जाएगा आपको, 5 केजी अनाज दे दिया। जैसे ठाकुर लोग होता था या फिर कुछ कर्मकार भी रखते थे हम लोग, खेती बाड़ी करने वाला लोगों को अनाज के तौर पर उसको 1 साल के लिए कुछ दे दिया जाता था कि आपको 1 साल के लिए अनाज 5 केजी दे दिया या 10 केजी दे दिया, आपको पूरा 1 साल हमको बाल दाढ़ी बनाना है फ्री में। उसी तरह से राजा को भी स्थिति था कि भाई जन जो है कुछ राशन देता था और राजा उसके बदले जमीन कब्जा करके लाके देता था। तो वो राशन देने की कंडीशन धीरे धीरे परंपरा में बदल गया कि भाई हम राजा हैं, हम चाहे कब्जा करें जमीन पर या ना करें, हमको आपको राशन देना है। ये आज के डेट में भी हम लोग के यहाँ कहीं कहीं देखने के लिए मिलता है देहात में। आपको वो काम करके दे या ना दे, जैसे कुम्हार है, चाक बनाता है तो वो घड़ा वगैरह बनाता है, तो वो उसका घड़ा का आप उपयोग कीजिए या ना कीजिए, गांव देहात में आज भी मिलता है कि भाई आपके यहाँ से आएगा राशन उठा के ले जाएगा, आपको देना है। तो यही कंडीशन था कि वो हर हाल में आपसे अब राजा लेना शुरू कर दिया। धीरे धीरे वही परंपरा बदलते गई और वो परंपरा बन गया कि भाई हम तो शासन करने वाले हैं, हम कुछ करें या नहीं करें हमको अनाज मिलेगा। ये थी राजा की कंडीशन। अब इसी के बाद राजा के पास और लॉजिक क्या आता है कि भाई हम तो कुछ है नहीं, करते नहीं है, राशन पानी सब चीज तो मिल रहा है, तो हम लोगों को दिखाएं क्या, कैसे दिखाएं कि हम कुछ करने वाले हैं, हमको लोग वैल्यू दे। तब यहाँ पर वर्ण व्यवस्था तो उत्पन्न हो चुका था महाजनपद काल में। तब जो ब्राह्मण लोग था वो लॉजिक दिया कि भाई आप राजा हैं तो राजा का कुछ प्रभुत्व खत्म हो रहा था। महाजनपद काल में एक चीज और है कि राजा का प्रभुत्व खत्म होना भी शुरू हुआ था, और खत्म होने के ही आपको ये यज्ञ वगैरह का जो कंडीशन है ब्राह्मणवादी विचार का ही रीजन था कि ब्राह्मण लोग ही मिल करके राजा। पहले देखे होंगे मौर्य साम्राज्य, एक सीरियल जो चलती है चाणक्य का, उसमें रोल क्या था, वो चाणक्य एक ब्राह्मण था और वो ब्राह्मण कहा जाए तो उस समय कहा जाता था कि भाई ब्राह्मण राजा उत्पन्न करता था। तो राजा उत्पन्न कैसे करता था, वो अपने ज्ञान के हिसाब से बताता था कि भाई ऐसे ऐसे आप कीजिए तो आप राजा बन जाइएगा। तो ब्राह्मणवादी विचार ही है कि अश्वमेध यज्ञ, राजसु यज्ञ, हिरण्य गर्भ यज्ञ, ये सब यज्ञ करने का कंडीशन दिया कि इसके अनुसार आप कीजिए, तब आपको जा करके प्रभुत्व मिलेगा। आप काम तो कुछ कर नहीं रहे, जमीन जायदाद इतना हो गया कि आपको कुछ काम करने की जरूरत नहीं है, तो जनता में आपका छवि कैसे बना हुआ रहे। जैसे मोदी जी को आज ले लीजिए, काम तो कुछ करते नहीं है, लेकिन रोज नया नया कुछ ना कुछ कांड करते हैं और न्यूज में आ जाते हैं कि भैया हमने ये कांड कर दिया। कुछ तो चाहिए उनको भाई न्यूज में, क्या कुछ कुछ अंधभक्तवन भी देते रहते हैं। कुछ भी करे लेकिन कुछ ना कुछ मीडिया में आके बोल देना है, हम चर्चा में रहे, हमको लोग जाने। सत्ता तो उनको मिल ही गया, क्या जरूरत है बोलने का। लेकिन बोलने का जरूरत यह है कि लोग उनको भूल ना जाए, इसीलिए वो कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। तो राजा का भी काम वही था कि हमको भूल ना जाए, इसलिए कुछ ना कुछ बोलने के लिए आता था। तो करेगा क्या, तो भाई हमको भूल ना जाए इसके लिए राजसूय यज्ञ करवाइए। अब राजसूय यज्ञ का महत्व क्या होगा, तो वहाँ कुछ कुछ निष्कर्ष निकालना शुरू कर दिया कि भाई आप घोड़ा छोड़िए, घोड़ा छोड़िएगा जहां तक जाएगा आप ही का साम्राज्य। तो ये आपका राजा का शासक बनने का यहाँ भी कंडीशन अप्लाई होता है कि राजा शासक कैसे बना। तो राजसूय यज्ञ वगैरह भी करवाया, तो उससे
लोगों में एक भ्रम पैदा हुआ, कहा जाए तो एक भ्रम पैदा हुआ कि ये इतना ज्यादा खर्च कर रहा है, इतना ज्यादा अच्छी आदमी है, ये देखो दूसरे के क्षेत्र पर जाकर के आक्रमण कर लेता है, भाई ये तो बहुत बड़ा आदमी है। उसको शासक के रूप में सूरवीर। लोग स्वीकार करना शुरू कर दिया। अच्छा भैया, रामायण का रामायण कौन काल में हुआ था? वैदिक, उत्तर वैदिक, पूर्व वैदिक? रामायण के लिए देखिए ठोस इतिहास तो है नहीं, कहीं इसका डेट जो है ठोस नहीं मिला है हमारा किताब में, हम नहीं मैं पढ़े इसमें कहीं जैसे पर भी। लास्ट में दिखाया जाता है कि उसमें भी ये राष्ट्रीय छोड़ता हाथी घोड़ा, हाँ, लास्ट ये में आपका सीरियल में राष्ट्रीय दिखाया। आपका राम राम करवाया है ना, राम राजसूय करवाए थे, उसी समय आपका लव कुश जो है राजसूय के घोड़ा को पकड़त है। हमको लगा वही हमको वैदिक का भी रचना हुआ था का। हाँ, ये देखिए रामायण और महाभारत जो है एक महाकाव्य है। आप यहाँ पर महाकाव्य का मतलब समझिए, ये महाकाव्य कोई एक विशेष पीरियड को नहीं दर्शाता है, ये कई एक हजार कई एक लाख पीरियड को दर्शाता है। अच्छा। 100-200 वर्ष को रामायण नहीं दर्शाता है, ये लाखों वर्षों को दर्शाता है। 100-200 वर्ष अगर देखिएगा तो आप थोड़ा सा देखिए गौर करके कि पहले के समय में आदमी तो 100 वर्ष तो आराम से जीता था। 100 वर्ष जब जीता था तो दशरथ जो है वो तो अपना पूरा जीवन जी लिया रामायण में। दशरथ के बाद राम भी अपना जीवन जी रहा है। राम के बाद लव कुश भी इतना बड़ा हो गया कि युद्ध करना शुरू कर दिया। तो ये 3-3 व्यक्ति 100-100 साल का मतलब 300 साल तो ऐसे ही हो गया। अब उसका शुरुआत अब पहले ही से न हुआ है। एग्जाम्पल के तौर पर देखे तो राम भी आपका पढ़ने गए थे। ये उस राम जब पढ़ने गया था तो वहां राजसी तंगड़ी का युद्ध है वो हुआ था रामायण में। ये हिस्ट्री में पढ़े तो राजसी तंगड़ी का युद्ध अलग है। तो ये कहा जा सकता है आपको, ये देखिए यहाँ पे आप अभी इंडस वैली सिविलाइजेशन में एक ये क्या बोले थे, यूपी में एक कौन सा जगह अतरंजी खेड़ा के अलावा एक और जगह का कौन सा था? हस्तिनापुर। हाँ, हस्तिनापुर। हस्तिनापुर देखिए आप महाभारत देखते हैं, हस्तिनापुर महाभारत में देखते हैं, लेकिन इसका साक्ष्य मिला आपको कहाँ से? वैदिक काल में। तो ये वैदिक काल से रिलेटेड पीरियड भी है, पूर्व वैदिक काल से भी रिलेटेड पीरियड है। और आगे बढ़िए। हाँ, आगे बढ़ रहे हैं महोदय। और ये यज्ञ जो है आपको कौन कौन आदमी करवा सकता था? ये आप पढ़े हैं ओल्ड हिस्ट्री तो उसमें लिखा हुआ है कि ये वाइफ भी करवाती थी, पुत्र भी राजा करवाता भी था। पुत्र उसका रानी में शामिल होता था, अनुष्ठान पर होता। हाँ, और ये वो शायद इसका व्यापारियों का भी कराने का अधिकार था। राजसु यज्ञ, राजसु यज्ञ और ये हिरण्य गर्भ यज्ञ जो होता है ना, आप एक चीज ये भी याद रखिएगा कि हिरण्य गर्भ यज्ञ एक ऐसा यज्ञ था जो कोई भी व्यक्ति करवा सकता था, और कोई भी व्यक्ति हिरण्य गर्भ यज्ञ करवा करके राजा बन सकता था। अगर आपको राजा बनना था या बनना है तो भाई आप हिरण्य गर्भ यज्ञ करवा दीजिए, आप राजा बन जाइएगा, चाहे किसी वर्ण का हो। कोई भी वर्ण का हो। अच्छा। अब ये सोचिए कि वैदिक काल तक तो भैया शूद्र को मंत्र पढ़ने, वेद का उच्चारण करने का पावर नहीं था, दिया नहीं गया था पावर। तो जब वेद वगैरह का उच्चारण करने का पावर नहीं दिया गया तो सभी वर्ण को यज्ञ करने का पावर कब दिया गया होगा? उत्तर वैदिक काल के अंत में।
या वैदिक काल के अंत में ही ना। तो हिरण्यगर्भ यज्ञ अगर प्रश्न पूछ दिया जाए ऑब्जेक्टिव में, हिरण्यगर्भ यज्ञ किस काल में प्रचलन में रहा होगा, तो हिरण्यगर्भ यज्ञ कह सकते हैं कि भाई ये वैदिक काल का अंत वाला काल है। अंतिम काल में ही हिरण्यगर्भ यज्ञ होता होगा। शूद्र के साथ साथ महिलाओं का न भी भैया नहीं था अध्ययन करने का अधिकार हाँ, वेद। शूद्र के साथ साथ महिलाओं को भी, लेकिन कुछ महिलाओं को वेद सुनने का अधिकार था, कुछ तो महिला। उसमें ये अधिकार राजा निर्धारण कौन करता था? क्या? ब्राह्मण में ये अधिकार निर्धारण कौन करता था? जो ज्ञाता रहेगा वो, ये अधिकार को निर्धारण करने वाला ब्राह्मण। और उसको और कौन ब्राह्मण अधिकार दिया? फिर आपका को अधिकार कौन दिया, यही चीज तो हम लोग पहले से पढ़ रहे थे कि पूर्व वैदिक काल में कुछ भी व्यवस्था नहीं था। वहां से 4 गो वर्ण उत्पन्न हुआ, चारों वर्ण, वो भी अस्थाई वर्ण व्यवस्था नहीं थी वहां। कोई भी वर्ण में कोई जा सकता है, लेकिन धीरे धीरे लोगों ने अपना मान्यता। यानी कि शुरू से इन लोग ऐसा रहा। वैदिक काल से इन लोग आज तक अभी राज कर करने वाले हैं लोग। और माफी वीरवन सब चपरासी से